आज यहाँ पर चर्चा हो रही है और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन हाल में पूरे देश के अंदर ये एक मुद्दा बना हुआ है। और कल बिहार के अंदर भी, बिहार विधानसभा में भी इसे लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ एक प्रस्ताव लेकर के हम आए थे और हमने कहा था कि जो शेड्यूल काम पहले से असेंबली के अंदर है उसको रोक करके बिहार सरकार इस पर चर्चा करे, क्योंकि बिहार में और देश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरीके से कास्टिज्म है, कास्ट एट्रोसिटी है, भेदभाव है, उसको रोकने के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। यही बात हमने कही थी। हमने कहा कि यूजीसी ने जो रेगुलेशन लाया वो तो कोई विपक्ष की मांग पे आया नहीं था, वो तो खुद यूजीसी का संसदीय पैनल को दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया हुआ एक आंकड़ा था जिसके ऊपर ये रेगुलेशन आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के एक जबरदस्त आक्रोश के चलते, आंदोलन के चलते, और उस आंदोलन के पीछे कौन लोग थे हम लोग जानते हैं, उसके चलते एक दबाव बना, सरकार बैकफुट पे गई, या पहले से जाना तय था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो जिस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटका की दो सरकारों ने कहा है कि उसके आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो उसके आधार पर उन्होंने संज्ञान लिया है कि रोहित वेमुला एक्ट को हम लोग अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने कहा बिहार के अंदर भी इस तरह से हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, शिक्षा जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो समवर्ती सूची में है, उसमें स्टेट भी अपना पॉलिसी तय कर सकता है। तो इस लिहाज से उसमें असेंबली में चर्चा होनी चाहिए थी। ये जब हमने बात रखी तो जिस तरीके से, जैसे पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि जैसे ब्राह्मणवाद समूची ताकत इकट्ठा करके, जैसे उनको लग रहा है कि दिया बुझने वाला है इसलिए ज्यादा भभकेंगे, खुल करके वहां ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और आपने ब्राह्मणवाद शब्द कैसे कहा, इस पर बड़ा तमाशा होने लगा कि सदन के अंदर ही मारपीट हो जाएगी। खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ने कहा ब्राह्मण शब्द को हटा दिया जाए, ब्राह्मणवाद को हटा दिया जाए। और ठीक उसी समय डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, भाजपा के हैं, विजय सिन्हा जी, वो खड़ा होकर के कहे कि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर में जब हम छात्र जीवन में पढ़ने गए थे तो हमारे साथ भी तो रैगिंग हुआ था, तो ये तो किसी के साथ हो सकता है, आप क्यों कास्ट को जोड़ के देखते हैं। हमने वहीं पे कहा कि आप गर्व से सदन के अंदर अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कह ले रहे हैं, क्या इतना ही गर्व से कोई दलित सदन के अंदर कह पाता है? और अगर वो कह देगा तो क्या आपका नाक भौं सिकुड़ नहीं जाएगा? यहां जातिवाद है। और जिस रैगिंग से आप तबाह थे उसके खिलाफ तो कानून बना, किसी ने विरोध नहीं किया। और आज कैंपसेस के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कास्ट एट्रोसिटी को लेकर के अगर कोई कानून बन रहा है तब क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बात होने दीजिए उस पर। फिर भाजपा में इस बार तो बिहार का विधानसभा का बनावट आप लोग जानते हैं। रणवीर सेना पूरा उठ करके सदन के अंदर बैठा हुआ है। उसमें एक भाजपा के व्यक्ति ने खड़ा होकर के कहा कि हमारे ब्राह्मणों का तो पैर धो करके कृष्ण भी पीते थे। आप ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं। ब्राह्मण नहीं होगा तो किसी की शादी नहीं होगी, ब्राह्मण नहीं होगा तो किसी का श्राद्ध नहीं होगा। हमने कहा ये नियम बनाया किसने? आप ही लोग तो बनाए। और कौन करा कि शादी नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा? सब होगा, सब होता ही है। तो खैर, ये बिहार के अंदर, देश के अंदर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जो नारा लगा, दिल्ली में भी, पटना में भी, कई जगह पे हमने देखा कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद अचानक से खूब बढ़ गया। और लोग जो हैं धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश चल रही है देश के भीतर कि आप ब्राह्मणवाद क्यों कहते हैं, राजपूतवाद क्यों नहीं कहते हैं, कोई और वाद क्यों नहीं कहते हैं? तो आप मनुवादियों को ब्राह्मणवाद कहते हैं बस इसलिए हमें बुरा लगता है। ये गैर संवैधानिक है, इसलिए स्पीकर ने कहा कि इसको हटा दीजिए। हमने कहा गैर संवैधानिक? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जब बात करते हैं तो वो तो ब्राह्मणिज्म शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं।
भारत का इतिहास, अब तक का जो इतिहास है वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन का इतिहास है। वो कहते हैं दो एनिमी जो है वो ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म है, ये भी वो कहते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण से उनको दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण कोई कह सकता है, गर्व से कह सकता है, लड़ सकता है, लेकिन ब्राह्मणवाद मत कहिए। और कैंपसेस के अंदर किस तरीके से जातिवाद रहता है, जातिवाद लागू होता है, वो जेएनयू के दिनों में भी हम लोग देखे। जेएनयू वो लिगेसी रखता है देश के अंदर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर संघर्ष की वो लिगेसी जेएनयू रखता है कि जब पूरे देश के अंदर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, 2007 में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। जेएनयू 1992 से अपने यहां ओबीसी आरक्षण तरीके से लागू करके रखा हुआ था। ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की लेगेसी है। जिस साल मेरा दाखिला जेएनयू के अंदर हुआ, 2007 में मैं यहां मास्टर्स का स्टूडेंट स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आया था, तो उस समय ओबीसी आरक्षण 27% लागू नहीं था, लेकिन जेएनयू में ओबीसी को 5 अंक मिलते थे। और ओबीसी सर्टिफिकेट चूंकि हम लेके नहीं आए थे तो हमें घर जाना पड़ा, क्योंकि 5 नंबर हटाने के बाद हम मेरिट से बाहर चले गए थे। तो उस समय जेएनयू में ओबीसी आरक्षण लागू था। अभी जो वाइस चांसलर कह रही हैं या जो संघ गिरोह कहता है कि सीयूईटी आने के बाद ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। 2007 के बाद जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, ये कैंपस गवाह है न केवल जेएनयू के अंदर बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण ठीक से लागू कैसे होगा, उसकी लड़ाई का नेतृत्व जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने किया था। 2008, 2009, 2010 ये 3 साल जो कैंपस के अंदर जो पुराने छात्र होंगे वो जानते होंगे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को जेएनयू के वाइस चांसलर ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या गलत कर दी, और जो 27% आरक्षण लागू होना चाहिए था, जेएनयू में उस समय 3 फेज में चूंकि आरक्षण लागू हुआ था। लोबियाल सर हमारे हर आंदोलन में रहते थे। उस समय जेएनयू में 16% से ज्यादा ओबीसी बढ़ता नहीं था। तो मामला था गलत व्याख्या की। प्रशासन लग करके कट ऑफ की गलत व्याख्या करता रहा। जनरल कैंडिडेट जो होंगे, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे, उनके लिए प्रशासन 40 नंबर तक आता था कट ऑफ के अंदर। अगर सीट अवेलेबल है तो 40 नंबर तक जाकर के देखेंगे, अगर वो उसमें आ गया तो उसका एडमिशन तय है। लेकिन अगर कोई ओबीसी है और जनरल 70 पे कट ऑफ गया है तो ओबीसी को 60 नंबर तक ही लॉक कर देंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे, जिसके तो सीटें नहीं भरती थी। 3 साल वो लड़ाई लड़ा गया। जेएनयू में एड ब्लॉक पे कई आंदोलन हुए, 5-7 तो भूख हड़ताल हुआ। फाइनली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम लोग जीते। उसके बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण ठीक तरीके से लागू होना शुरू हुआ। तो उस लड़ाई की लेगेसी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पास। और आज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेएनयू इन तमाम मुद्दों के खिलाफ, तमाम साजिशों के खिलाफ जो आज सत्ता की तरफ से चल रहा है, आज लड़ रहा है, तो हमें गर्व होता है जेएनयू की उस लिगेसी का एक हिस्सा होने के नाते। हमें गर्व होता है कि आज जब चौतरफा हमला देश के ऊपर है और ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसके साथ साथ एक और मुद्दा हम आपके सामने कहेंगे। अभी हम लोग चूंकि बिहार से जस्ट आए हैं, बिहार में हाल के दिनों में छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना, हत्या और बलात्कार की घटना इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ गई कि हर दिन अखबार में चल रहा है। 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ। और इसके ऊपर जब हमने एक बात कही, कल विधानसभा के अंदर हमने एक बात कही कि केवल पुलिस की कुछ लापरवाही है, मामला केवल इतना तो नहीं हो सकता है अगर ये चीजें बढ़ रही है, बल्कि उसका एक बात हमने लिंक करने की कोशिश की कि जिस तरीके से अभी एप्स्टीन फाइल सामने आया और हिंदुस्तान का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उसमें जिस तरीके से उसका नाम है, 2008 में एप्स्टीन जो था वो छोटी बच्चियों के बलात्कार के मामले में दोषी साबित हो चुका था
और 2014 से लेकर के 17 तक लगातार 4 साल तक भारत का एक केंद्रीय मंत्री 62 बार ईमेल का आदान प्रदान अगर उस व्यक्ति से करता है और ये सब खुलासा हो जाने के बावजूद अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी संसद के अंदर बैठ करके वो माननीय बना हुआ है, तो इस देश के अंदर बलात्कार के कल्चर को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बात हमने कल सदन में कही, माइक बंद कर दिया गया। जैसे ही एप्स्टीन फाइल और हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, माइक बंद। तो असल मुद्दों को दबा करके अब इन्हें लग रहा है कि मोदी चौतरफा फंसे हुए हैं, और सच में फंसे हुए हैं। अमेरिका के सामने ऐसे ही लेट नहीं जा रहे हैं, झुकने की बात छोड़ दीजिए। तो मामला इनका गंभीर रूप से फंस चुका है। और जिस नरेंद्र मोदी का अमेरिका में घुसने पर बैन था प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उसके लिए फील्डिंग किसने की थी? आप उस पूरे मेल के डिटेल में जाइए तो उसके लिए फील्डिंग कर रहे थे हरदीप पुरी। जा करके अमेरिका में, इजराइल में लगातार बैठकें हुई, सेटिंग हुआ, भारत और इजराइल के साथ डील कुछ तय हुए, तब जाकर के न केवल बैन हटा बल्कि एक इंटरनेशनल इमेज मेकिंग नरेंद्र मोदी का उसके बाद किया गया। तो ये सारी बातें लिंक्ड हैं, सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और वही बात है कि चौतरफा तो राजा घिर चुका है और उसमें अपना प्रहार छात्र नौजवानों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, बुद्धिजीवी तबके की तरफ से अगर प्रहार लगातार जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि इनसे निजात हम लोग पा लेंगे, हम लोग देश को बचा लेंगे। साथ ही साथ जेएनयू छात्र संघ के आने वाले समय में जो आंदोलन है वाइस चांसलर को लेकर के, हम लोग जब जेएनयू छोड़ रहे थे 2016 में, तो उस समय जो वाइस चांसलर नए नए आए थे तो हमें लगा सबसे घटिया वाइस चांसलर तो यही होगा। अब सुन रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बेकार अभी वाइस चांसलर है। और इस तरह के अनडेमोक्रेटिक जो लोग होते हैं उनके साथ एक खासियत जरूर होती है, वो अनिवार्य रूप से करप्ट होते हैं। जो अलोकतांत्रिक है वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट भी होगा। ये हमने कई एग्जाम्पल देखे। और उस समय तो छोटे छोटे घुसखोरी होती थी। अभी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने जो बात रखा, हम लोग के टाइम पे नारा लगता था कि जब गमले लगवाता है वीसी पैसे खाता है। उस समय गमला लगा करके वाइस चांसलर पैसा खाता था। अब तो बड़ा बड़ा चीज कर रहा है। मूर्ति लगा करके लाइब्रेरी में जो मशीन लगाने की बात चल रही थी, वो केवल मशीन का मामला नहीं था, उसमें पैसा भी जुड़ा हुआ था। जो एजेंसी उसको लगवाया होगा उसके साथ मीटिंग हुआ होगा। वाइस चांसलर कह रही कि हमने बैठक करके उसको किया है, तो बैठक उसी एजेंसी के साथ हुआ होगा, उसी में दाम तय हो गया होगा, कितना परसेंट मिलेगा। तो ये लड़ाई आगे बढ़े इसी तरीके से, और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।